हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेताजी का चश्मा। इस पाठ के माध्यम से जिसे स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक गरीब, साधन विहीन, विकलांग कैप्टन चश्मे वाला कैसे अपनी देशभक्ति को दिखाता है। उसके देशभक्ति के जज्बे को सलाम करने को मन करता है। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, हम सर्वसंपन्न और सक्षम होते हुए भी हमारे अंदर देशभक्ति किस स्तर पर है और हमें अपनी देशभक्ति में किस तरह का सुधार या परिवर्तन करना चाहिए। देशभक्ति की कसौटी पर हम कहाँ पहुँचते हैं, कितना खरा उतरते हैं, इसका भी हम मूल्यांकन करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेखक का परिचय ले लेते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल जा रहा था, ये पाठ नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है और 10वीं कक्षा CBSE बोर्ड क्षितिज पुस्तक में दिया गया है। 10वां पाठ संभवतः है, हो सकता है किसी और भी पाठ्यक्रम में हो, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको देख लीजिएगा। पाठ है नेताजी का चश्मा, लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म 20 जनवरी 1947 इंदौर में हुआ और उनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2019 मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुई। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की थी और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी कर रहे थे। नौकरी करते हुए उन्होंने बाद में हिंदी से MA किया और PhD किया। अधिकांश समय उनका राजस्थान में बीता। बाद में BRS लेकर अर्थात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के ज़्यादा समय भोपाल में रहे और वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कुछ इस प्रकार हैं। आसमां कैसे कैसे, सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी, छोटू उस्ताद, और उपन्यास हैं जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी। अब आइए हम देखते हैं स्वयं प्रकाश जी की साहित्यिक विशेषता क्या है। तो मैं बता दूं, स्वयं प्रकाश जी प्रेमचंद की परंपरा के साहित्यकार हैं। किस्सा गोई उनकी एक बड़ी विशेषता है, मतलब कठिन से कठिन बात को किस्सा गोई शैली में इस प्रकार कहेंगे कि आपके हृदय में सहजता से ही उतर जाए। जिस प्रकार से प्रेमचंद का स्वर शोषण के विरुद्ध था, जो लोग जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग के आधार पर जो समाज में भेदभाव होता है उसके विरुद्ध जिस प्रकार से प्रेमचंद का स्वर है, वैसा ही स्वयं प्रकाश जी का भी स्वर है। इस पाठ में क्या आप पढ़ेंगे? इस पाठ में स्वयं प्रकाश जी कहते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग को देश नहीं कहते। तब प्रश्न ये उठता है कि फिर देश कहते किसे हैं? इनके अनुसार, इनका कहना है कि देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, जंगलों से, वनस्पतियों से, अर्थात देश की एक एक कण से, जर्रे जर्रे से, प्रत्येक ईच एंड एवरीथिंग से। और देशभक्ति क्या है? तो देशभक्ति के लिए वो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से प्यार करना, इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करना देशभक्ति। अब शायद आपको कुछ स्पष्ट हो रहा होगा कि देशभक्ति की कितनी विराट परिभाषा है स्वयं प्रकाश की। देशभक्ति के संदर्भ में स्वयं प्रकाश की क्या सोच है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। और जब हम पाठ का अवलोकन करेंगे, पाठ का अध्ययन करेंगे, तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, आईने की तरह साफ हो जाएंगी। आमतौर पर हम देशभक्ति का मतलब यही समझते हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध क्रिकेट मैच हो रहा तो हम लोग हल्ला गुल्ला मारें या और कुछ इस तरह से करें, किसी के विरोध में कुछ बोले। स्वयं प्रकाश जी ऐसा कहते हैं कि देश के जर्रे जर्रे से प्यार करना, यहाँ की वनस्पतियों, जंगलों, पेड़ों, नदियों, पहाड़ों, प्रत्येक नागरिक से प्यार करना, वो है देशभक्ति। और इनकी समृद्धि की कामना करना, इनकी समृद्धि का प्रयास करना, वो है देशभक्ति। ठीक इसी से मिलती जुलती बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कही है, जिसे भारत की खोज नाम से 8वीं क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा। वो जाते हैं गाँव में, जब लोग बोलते हैं भारत माता की जय, तो गांव के लोगों से पूछते हैं कि भारत माता है कौन और भारत माता की जय का आशय क्या है। तो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर उनमें से कुछ बोलते हैं कि भारत माता हमारे गांव की मिट्टी है, हमारे खेत की मिट्टी, कोई कहता है जिले की है। इस तरह से प्रश्न उत्तर का सिलसिला चलता है और आखिर में पंडित नेहरू उसको कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि भारत माता यहाँ का पहाड़, जंगल, पेड़ पौधे, ईच एंड एवरीथिंग,
और यहाँ की जनता जनार्दन, अर्थात भारत भूमि में जो कुछ भी है वो सब भारत माता है। और भारत माता की जय का मतलब होता है यहाँ की हर एक चीज़ की जय, यहाँ के कण कण की जय, यहाँ के जनता जनार्दन की जय। ये था नेहरू का कॉन्सेप्ट देशभक्ति के विषय में, या स्वयं प्रकाश का भी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आजकल देशभक्ति के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं। देशभक्ति का टॉनिक बड़े सस्ते दरों में बाजार में बिक रहा है, जिसको देखो वही देशभक्ति का मुखौटा लगाए घूम रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि बिकने का मौका अलग खोजता है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला मामला है। देशभक्ति का मुखौटा तो लगाया है, लेकिन देश के लिए जो ये सब करना चाहिए कि यहाँ के जर्रे जर्रे से प्रेम की भावना हो, यहाँ के जर्रे जर्रे की सुख समृद्धि प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक व्यक्ति की कामना करना, प्रयास करना दूर, कामना करना या प्रयास करना तो दूर की बात है। शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग कुछ करते नहीं, बस उनकी कामना होती है कि कैसे अपनी थैली भर लें। अपने आप को समृद्ध करने को ही वो देश की समृद्धि मानते हैं, देशभक्ति मानते हैं। इस पर स्वयं प्रकाश जी ने यहाँ प्रकाश डाला, और जो कैप्टन चश्मे वाला, उसके माध्यम से आपको शायद ये समझने में सुविधा होगी कि एक साधन विहीन व्यक्ति जो कि विकलांग भी है, जिसके पास खुद की दुकान भी नहीं है, वो अपनी देशभक्ति कैसे प्रकट करता है। तो हम अपनी देशभक्ति कैसे प्रकट करें, हमारा क्या फर्ज बनता है। हम देखेंगे कि हम उस कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं, हम अपना मूल्यांकन भी कर सकेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये समझ पाएंगे कि एक नागरिक के तौर पर क्या हम अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन कर रहे हैं। तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ, हालदार साहब एक अधिकारी हैं, वो हर 15वें दिन कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते हैं। एक कस्बा है, और उस कस्बे में क्या क्या है ये भी बता दूं आपको। कस्बे में 2 स्कूल हैं, एक लड़कों का एक लड़कियों का, एक नगर पालिका है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर हैं, और एक सीमेंट की फैक्ट्री है। सीमेंट की फैक्ट्री आप जान रहे होंगे, लड़के लड़कियों के स्कूल भी जान रहे होंगे। ओपन एयर सिनेमा घर छोटे कस्बों में होता है। वो कैसा होता है, छत नहीं होती है, बस प्रोजेक्टर लगा होता है और पर्दा लगा होता है। रात में चला देते हैं, फिल्म देखते हैं, दिन में नहीं चल सकती, रात के अंधेरे में वो फिल्म आप देख सकते हैं। तो वो सिनेमा घर है। और नगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो क्षेत्रीय स्तर पर कुछ काम कराती है। और नगर पालिका है तो नगर पालिका है तो कुछ काम करती होगी। इस लाइन में व्यंग है। वो कहते हैं जैसे कि पेशाब घर बनवा देना, कबूतर की छतरी बनवा देना, या थोड़ी मोटी सड़क बनवा देना, या कवि सम्मेलन करवा देना, ये नगर पालिका का काम है। वो भी खास करके चुनाव के समय, चुनाव करीब आए तो। और ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो नगर पालिका किसी उत्साही अधिकारी ने, शायद जिसमें कुछ देशभक्ति की भावना उछाल मारती रही होगी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगाने का उसने विचार किया, ठाना। लेकिन शायद उसको ये ख्याल अपने आखिरी समय में आया होगा, उसका कार्यकाल समाप्त होता रहा होगा, या पैसे नहीं रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी में मूर्ति बनाने के लिए वहीं जो हाई स्कूल है वहीं के मास्टर मोतीलाल को पकड़ लिया कि भैया मूर्ति बना दो, जल्दी जल्दी बना दी जैसे तैसे। और ये कहानी उसी के बारे में है। अगर सही अर्थों में कहा जाए तो प्रतिमा के बारे में नहीं, उसके छोटे से हिस्से के बारे में है, चश्मे के बारे में, जो नेताजी का चश्मा है उस बारे में यह कहानी है। अब इस कहानी मुख्य रूप से पात्र कौन कौन, जरा उनको देख लेते हैं। तो इस कहानी में एक तो हालदार साहब हैं जो बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, दयालु हैं, भावुक हैं, संवेदनशील हैं और सच्चे देशभक्त हैं। और एक अधिकारी हैं, बार बार उनको कस्बे से जाना होता है किसी काम से, कंपनी के काम से। दूसरा प्रमुख पात्र है पान वाला, जो काले रंग का मोटा व्यक्ति है, खुशमिजाज है, हमेशा पान खाए रहता है, कस्बे की पूरी जानकारी उसके पास रहती है, और कैप्टन का मजाक भी उड़ाता है, लेकिन उसके मरने पर दुखी भी होता है। ये मनुष्य का विरोधाभासी स्वभाव होता है। तीसरा पात्र है जो प्रमुख पात्र इसका है, कह सकते हैं कैप्टन है, और वो कैप्टन गरीब है, फेरी वाला है, चश्मा बेचता है घूम घूम करके, उसकी खुद की दुकान नहीं है, रोड पर ही लगाता है, और विकलांग भी है, साधन विहीन है, और जैसा उसका कैप्टन नाम है वैसा उसका गुण भी है, देशभक्ति की भावना उसमें, देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ये पात्र हो गया। अब हम जरा
कहानी को एक बार देख लेते हैं। अब इसमें बात यह है कि पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों में कमी थी, और वही बात तो जल्दी जल्दी में मास्टर मोतीलाल को पकड़ा और मूर्ति बनवा दी। मूर्ति संगमरमर की थी, संगमरमर की मूर्ति है, और यहाँ टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक यहाँ तक मूर्ति है, जिसको बस्ट कहा जाता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि बस्ट किसे कहते हैं, तो जो मूर्ति यहाँ तक होती है, आप कह सकते हैं आपके रिब्स तक, चेस्ट तक की, उसी को बस्ट कहा जाता है। तो मूर्ति बना दिया, और मूर्ति चूंकि स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने बनाया तो वैसी नहीं बनी जैसा कि बननी चाहिए। तो वही यहाँ पर लेखक ने व्यंग किया है कि नेताजी कुछ कुछ कमसिन और मासूम दिख रहे हैं फौजी वर्दी में। आप समझ सकते हैं कि फौजी वर्दी में कोई मासूम नहीं दिखता है, कमसिन नहीं दिखता है, और नेताजी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेताजी को जब हम तस्वीर देखते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, वगैरह वगैरह। इस तरह से नेताजी की तस्वीर हमारे मानस पटल पर है। तो यही पर यहाँ पर व्यंग है। मूर्ति बन गई, लेकिन उसमें एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा भी था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच वाला चश्मा, चौड़ा काले फ्रेम वाला पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तो उन्होंने इस चीज़ को लक्षित किया मतलब ऑब्जर्व किया, गौर किया, अरे ऐसा कैसे है, मूर्ति तो संगमरमर की है और चश्मा असली। और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान आ गई। वाह क्या बात है भाई, कौतुक तो अचरज भरी कि मूर्ति संगमरमर की, चश्मा ओरिजिनल। बोले वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, आइडिया बुरा नहीं है। जीप जिसमें जा रहे थे कस्बा छोड़ के आगे बढ़ गई, और रास्ते में इसी बारे में सोचते रहे, और सोचते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चलो कोई बात नहीं, मूर्ति कैसी भी हो, चश्मा कैसा भी हो, असली बात तो भावना की है कि जिसने ये बनाया है, जो बना है, भावना तो देशभक्ति की है। और सही अर्थों में देखा जाए तो भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है, भावनाओं का बड़ा असर होता है, बड़ा महत्व होता है, और हमें हर किसी की भावनाओं का आदर भी करना चाहिए। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाए। आइए टॉपिक पर आते हैं। तो बोले कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। मैंने पहले बताया कि लोग देशभक्ति का धंधा भी कर रहे हैं, देशभक्ति को भुना रहे हैं, भावनाओं से खेल रहे हैं। आइए फिर उन्होंने जब दूसरी बार आए तो देखिए कि चश्मा बदला हुआ है, पहले वाला नहीं है। पहले मोटे फ्रेम वाला था, चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला हो गया। तो फिर उनको आश्चर्य हुआ, कौतुक बढ़ा। बोले वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मे तो बदल सकती है। जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, और हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। ये करते हुए एक दिन जब उनका ये कौतुक अचरज दुर्दमनीय हो गया, दुर्दमनीय को जिसका दमन ना किया जा सके, दुर्दमनीय शब्द बना है दुर्धन दमनीय से, तो दुर्दमनीय हो गया जिसको दबाया ना जा सके, दुर्धन दमनीय जिसे जो दमन करने योग्य ना हो, तो दुर्दमनीय हो गया। तो जहां पान खाते तो उसी पान खाने वाले से, पान जो बनाता था उससे पूछ लिया। क्या पूछा, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी ने देशज शब्द का प्रयोग किया है। अगर वो कहते कि पान खाया हुआ था तो उतना अच्छा नहीं लगता, उन्होंने कहा पान ठूंसा हुआ था। और वो एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था, मैंने आपको पहले बता दिया उसका। आपसे प्रश्न आ सकता है कि पठित पाठ के आधार पर पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए, उसके व्यक्तित्व का चित्र खींचिए, या उसके बारे में बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए। कई तरह से प्रश्न बनेगा। या कैप्टन की विशेषताएं बताइए, उसका चरित्र चित्रण कीजिए। वो सब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, फिर और डिटेल में बताऊंगा। या हवलदार साहब, ये 3 प्रश्न बन सकते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो उसने मुंह में पान ठूसा हुआ था, काला मोटा खुशमिजाज आदमी था,
और हवलदार साहब की बात सुनकर के आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों आंखों में क्यों हंसा, प्रश्न बनता है। अरे भाई सिंपल सी बात है, मुंह में पान ठूसा हुआ है तो हंसेगा कैसे, मुंह से हंसेगा, और मुंह से जब तो पान बाहर गिर जाएगा, पूरा लाल लाल पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा, तो आंखों में हंसा। अच्छा, जो पान खाने वाले होते हैं इस कला में माहिर होते हैं कि पान मुंह भर कैसे बात कर लेंगे, आओ भाई क्या हाल चाल है, ऐसे बोलते हैं ना। एक अच्छा वाकया आपको याद दिलाता हूं यहां पर। मैं एक बार किसी काम से पंजाब गया था, तो मुझे कुछ हमारे अपने स्वजन रिश्तेदार थे, वो बहुत समय से यूपी बिहार नहीं आए थे, यूपी जहाँ का मैं हूँ। तो बोले भैया अपने यहाँ का एक स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। हमने बोला क्या? बोले कि यूपी में किसी को भी देखो तो कांधे पर गमछा रखे और मुंह में पान खाए और थोड़ा थोड़ा इधर से निकला भी रहेगा, और जिससे बोले प्रणाम भैया, और ठीक है, क्या हाल चाल है। तो वो स्टाइल बड़ी बढ़िया लगती है। तो उसके पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन इत्तेफाक उसके बाद आया, मैंने देखा कई बार वाकई बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं कि गमछा यहाँ रखे, पान खाए थोड़ा, तो स्टाइल है, उनका स्टेटस है। पान वाले के पास पहुँचते हैं, क्योंकि पान वाले के पास पहुँचो तो पान वाले की याद आ गई। तो पान वाले ने मुंह में पान ठूंसा हुआ है, तो हंसा, तो मुंह तो खोलेगा नहीं, आंखों में हंसा, लेकिन तोंद ने साथ नहीं, तोंद थिरकने लगी। जिनकी तोंद निकली होती जब हंसते हैं तो हिलती है। फिर पीछे घूमकर नीचे थूक दिया पान की दुकान के, और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। फिर पान वाला बोला, चश्मे चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अभी समझ नहीं पा रहे थे। अब पान वाला समझा रहा है। बोले सुनो, समझो कोई ग्राहक आया। अब पान वाला अपनी भाषा में बोल रहा है। अगर वो ये बोले कि समझो कोई ग्राहक आया, उसको वो वाला चश्मा चाहिए, तो उसको उतार करके उनको दे दिया ग्राहक को, और उसका नया चश्मा लगा दिया, तो थोड़ा सा साहित्यिक सौंदर्य यहाँ नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ स्वयं प्रकाश ने देशज शब्द का प्रयोग किया। क्या बोले? समझो कोई समझो कोई गिराक आया, मतलब ग्राहक आया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, मतलब चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? बोलो किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया, मतलब दूसरा लगा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई कि कोई कैप्टन चश्मे वाला है, जिसके पास शायद इतने चश्मे नहीं होंगे, तो वो कोई चश्मा लगा देता है नेताजी की मूर्ति में। चूंकि उससे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्त अच्छी नहीं लगती, या यूँ कहें कि बहुत बुरी लगती है, उसको अच्छा नहीं लगता, तो लगा देता है। लेकिन कोई ग्राहक आता है और वही चश्मा मांगता है, तो वह नेताजी की मूर्ति से शायद क्षमा मांगते हुए वो चश्मा ले लेता है और ग्राहक को दे देता है, और नया चश्मा वहाँ लगा देता है। हवलदार साहब बोले, वाह भाई, क्या खूब आइडिया है, ये तो जिसने भी ऐसा किया बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी समझ में नहीं आई। कौन बोल रहे हैं? हवलदार साहब। जब इतना सब विवरण सुनाया, किसने? पान वाले ने, कि कोई जब उस चश्मे को मांगता है तो दे देता है, तब वो कहते हैं, लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा क्या पूछा? नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ये जब चश्मा लगा रहा है, बदल रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, इसको हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक इस रहस्य को बरकरार रखते हैं कि नेताजी का चश्मा कहाँ गया। अगले वीडियो में हम इसकी जानकारी लेके आते हैं कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, और कैप्टन उनके चश्मे रोज रोज क्यों बदलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।